आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वक्फ तरमीमी बिल 2024 आज लोकसभा में गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ईपीएफओ ने मजीद 15 बैंकों को अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इस तरह अदायगी के निजाम को तोसी हासिल हुई है। भारत ने पिछले माली साल के दौरान काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 25 गीगावाट का रिकॉर्ड इजाफा किया है। म्यांमार में जलजले में मरने वालों की तादाद 2700 से ज्यादा हो गई है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 625 मीट्रिक टन इमदाद पहुंचाई है। और आईपीएल T20 क्रिकेट में कल शाम पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में गौर खौज और मंजूरी के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश करेगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने, जिनके पास अकलियती उमूर की वजारत का कलमदान भी है, कहा कि ऐवान में बिल पर बहस के लिए 8 घंटे मुख्तस किए गए हैं। The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take a sense of the House and extend the time for discussion. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill. पार्लियामेंट हाउस में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ऐवान में बिल से मुताल्लिक तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। एनडीए की हलीफ जमातों जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में मौजूद रहने और हुकूमत के मौकिफ की हिमायत करने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में INDIA ब्लॉक के लीडरों ने कल नई दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल पर अपनी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए मीटिंग की। हमारे नामनिगार ने बताया है कि इस बिल का बुनियादी मकसद वक्फ जायदादों के इंतजाम और बंदोबस्त में खामियों को दूर करना है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज को आसान बनाना और वक्फ जायदादों के मुअस्सिर इंतजाम को यकीनी बनाना है। बिल का मकसद वक्फ कानून 1995 में तरमीम करना है ताकि वक्फ जायदादों को मुंजबित करने और उसके इंतजाम में दरपेश मसाइल और चैलेंजों को दूर किया जा सके। ये बिल वक्फ जायदादों के इंतजाम और बंदोबस्त को बेहतर करने की कोशिश है। ये बिल तब्दीलियों को मुतारफ कराकर मसलन वक्फ जायदादों की नए सिरे से तोज़ी और तशरीह, रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर बनाकर और वक्फ रिकॉर्ड्स के इंतजाम में टेक्नोलॉजी के किरदार को बढ़ाकर साबिका कानून की खामियों को दूर करने और वक्फ बोर्ड्स की कारकर्दगी में इजाफा करने का इरादा रखता है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ये बिल गुज़श्ता साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल को मजीद गौर खौज के लिए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सरबराही में तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजा गया था। कमेटी ने कुल 36 मीटिंगें की, जिसमें मज़कूरा कमेटी ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के साथ साथ अहम इदारों के नुमाइंदों के ख्यालात और तजावीज़ को सुना। कमेटी को फिजिकल और डिजिटल दोनों वसीलों से मजमूई तौर पर 97 लाख से ज्यादा तजावीज़ मौसूल हुई। राज्यसभा ने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल से मोबाइल आलात के मामले में बैनुल अक़वामी मफादात से मुताल्लिक कन्वेंशन को कानूनी शक्ल हासिल होगी। वहीं इस बिल की रूह से कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के इल्तिज़ामात तैयार करने के लिए मरकजी हुकूमत को इख्तियारात हासिल होंगे। मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम EPFO ने मजीद 15 बैंकों को अपनी फहरिस्त में शामिल करके मरकजियत पर मबनी अपने कसीर मुल्की वसूलियाबी निज़ाम की तौसी की है। अब फहरिस्त में इन बैंकों की कुल तादाद 32 हो गई है। EPFO ने इस सिलसिले में सरकारी और प्राइवेट शोबों के बैंकों के साथ ये मुआहदे मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में किए। जिन 15 बैंकों को फहरिस्त में शामिल किया गया है, अब वो सालाना वसूलियाबी में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की रास्त अदायगी कर सकेंगे और उन मुलाजिमीन तक बराह रास्त रसाई हासिल कर सकेंगे जिनके खाते इन बैंकों में है। डॉक्टर मांडविया ने इस मौके पर कहा कि एक नए भारत की तरफ मुल्क की पेशरफ्त को EPFO जैसे इदारों की जानिब से खातिर खाह मदद मिल रही है। ये इदारे मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं।
देश में 8 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के मेंबर हैं और 78 लाख से अधिक पेंशनर है, उसको सुविधा रहे इसलिए आज तक देश में 17 बैंक के द्वारा ईपीएफओ का एक्सेस था, वो बढ़ा के और 15 बैंक जोड़ी जा रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के काबिल तजदीद तवानाई के शोबे को पिछले माली साल के दौरान अब तक की सबसे ज्यादा सलाहियत हासिल हुई है। इसमें 25 गीगावाट सलाहियत का इजाफा हुआ है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने यह बात कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस शोबे में पिछले माली साल के दौरान तकरीबन 35% का इजाफा हुआ, जबकि माली साल 2023-24 के दौरान 18.57 गीगावाट सलाहियत थी। वजीर मौसूफ ने खासतौर पर कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मुल्क के सफर में शमसी तवानाई पेश रही, जिसमें पिछले माली साल के दौरान 15 से तकरीबन 21 गीगावाट का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें रिकॉर्ड तकरीबन 38% का इजाफा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में इजाफे की सताइश की है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए वजीर आजम ने इन कामयाबियों को काबिल तजदीद तवानाई के शोबे की बड़े पैमाने पर तरक्की करार दिया। कौमी शाहराहों से मुतालिक भारतीय अथॉरिटी NHAI ने मुल्क भर में टोल चार्जेज में 4 से 5% का इजाफा किया है। चार्जेज में इस इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इससे शाहराहों की देखभाल और तौसी में मदद फराहम होगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सराय काले खां से मेरठ तक कार के लिए टोल टैक्स 165 से बढ़कर 170 रुपए, जबकि गाजियाबाद से मेरठ तक 70 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो जाएगा। इस शाहराह पर ट्रकों को अब 580 रुपए की रकम अदा करनी होगी। इसी तरह कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी के रास्तों समेत लखनऊ के आसपास की शाहराहों पर टोल टैक्स हल्की गाड़ियों के लिए 5 से 10 रुपए, जबकि भारी गाड़ियों के लिए 20 से 25 रुपए बढ़ जाएंगे। कारों के लिए माहाना पास की रकम में भी इजाफा किया गया है। अब माहाना पास के लिए 930 रुपए की जगह 950 रुपए अदा करना होंगे। नजर सानीशुदा शरहों का इतलाक मुल्क भर की एक्सप्रेस और कौमी शाहराहों पर होगा। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि भारत में बच्चों को गोद लिए जाने के निजाम की माली साल 2024-25 में काफी पिजराई हुई है और इस साल के दौरान रिकॉर्ड 4,515 बच्चों को गोद लिया गया। ये तादाद पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। 4,155 बच्चों को मुख्तलिफ घरानों ने गोद लिया है, जिससे मुल्क में बच्चों को कानूनी तौर पर गोद लिए जाने के रुझान में इजाफे की अक्कासी होती है। बच्चों को गोद लेने के वसीले की मरकजी अथॉरिटी CARA ने हाल ही में शनाख्त किए गए 8,000 से ज्यादा बच्चों को गोद लेने के पूल से भी रूशनास कराया है, जिससे इस बात की यकीन दहानी होती है कि जिन बच्चों को गोद की जरूरत है उन्हें अब मजीद घराने गोद ले रहे हैं। वजारत ने यह भी बताया कि मुल्क भर में बच्चों को गोद लेने की 245 नई एजेंसियां कायम की गई हैं। म्यांमार में पिछले हफ्ते के तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद 2,700 से ज्यादा हो गई है। म्यांमार के फौजी रहनुमा मिन ऑन्ग लैंग ने कल टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि यह तादाद 2,719 हो गई है और इम्कान है कि यह 3,000 से ज्यादा हो जाए। उन्होंने कहा कि 4,521 अफराद जख्मी हुए हैं और 441 अफराद लापता हैं। इसी दौरान मुल्क में बचाव का काम जोर शोर से जारी है। भारत ने जरूरी मदद फराहम करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, जिसमें तलाश और बचाव, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद, कुदरती आफात की सूरत में राहत और तिब्बी इमदाद शामिल है। भारत ने अभी तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 625 मीट्रिक टन इमदाद और कुदरती आफात की सूरत में राहत का सामान भेजा है। ब्रह्मा ऑपरेशन के तहत ये सामान 6 तैयारों और 6 भारतीय बहरी जहाजों के जरिए रवाना किया गया है। वजारत खारिजा ने कहा है कि एक भारतीय तिब्बी दस्ते ने फौजी फील्ड अस्पताल कायम किया है, जिसमें अभी तक 104 लोगों का इलाज मुआवजा किया गया है और 2 बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। वजारत ने बताया कि NDRF गंगा घाट पर तलाश और बचाव का काम कर रही है। गुजरात में कल बनासकांठा जिले के दीसा कस्बे में आतिशबाजी के गोदाम के मुनहदम हो जाने से एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 21 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। मकामी क्राइम ब्रांच ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें इस गैर कानूनी गोदाम मालिक भी शामिल है। तफसील हमारे नामनिगार से। मरने वालों में 4 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पड़ोसी रियासत मध्य प्रदेश से है। ये लोग गोदाम मुनहदिम हो जाने के बाद मलबे में फंसे रह गए थे।
زخمیوں کا علاج ڈیسا، پالنپور اور احمد آباد کے مقامی اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے ترجمان اور صحت کے وزیر روشیکیش پٹیل نے بتایا کہ حکومت نے اس حادثے کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ اس کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کل وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 4 لاکھ روپے اور زخمیوں کی مدد کے لیے 50 ہزار روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا تھا۔ احمد آباد سے اپرنا کھونڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ بھارتی ریزرو بینک RBI نے کہا ہے کہ 98.21% 2000 روپے کے نوٹ بینکنگ نظام میں واپس آ چکے ہیں۔ 19 مئی 2023 کو RBI نے 2000 روپے کے بینک نوٹوں کو چلن سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ RBI نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 19 مئی 2023 کو کاروبار کے اختتام پر چلن میں رہنے والے 2000 روپے کے بینک نوٹوں کی کل مالیت 3.56 لاکھ کروڑ روپے تھی، جو اس سال 31 مارچ کو کاروبار کے اختتام پر کم ہو کر 6366 کروڑ روپے ہو گئی۔ سری لنکا بحریہ کی جانب سے سرحد پار ماہی گیری کے مبینہ الزامات کے تحت گرفتار کیے گئے 13 ماہی گیروں کو کل جیل سے رہا کر دیا گیا، جس کے بعد وہ کل رات تمل ناڈو کے چنئی ہوائی اڈہ پہنچے۔ ان ماہی گیروں کو مبینہ طور پر سرحد پار ماہی گیری کے الزام کے تحت 19 اور 20 فروری کو رامناتھا پورم ضلع کے رمیشور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سری لنکا حکومت نے 30 مارچ کو 13 ماہی گیروں کو رہا کیا اور انہیں کولمبو میں واقع بھارتی سفارت خانے کے سپرد کیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس جنگ بندی کے لیے لگاتار اکسا رہا ہے اور یرغمال افراد کو رہا کرنے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر خارجہ گڈیون سار نے کہا کہ حماس غزہ کے لوگوں کے غصے اور جنگ ختم کرنے کی ان کی خواہش کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ سے کی جانے والی درآمدات پر عائد سبھی محصولات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر اور مالیات اور معیشت کی وزارتوں نے ایک مشترکہ بیان میں یہ اعلان کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دن کے دوران جنوبی بھارتی جزیرہ نما کے حصوں میں بجلی کی گرج چمک اور ژالہ باری کے ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیرلا، ماہے اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں آج اور تمل ناڈو، پڈوچیری، کراکل، ساحلی کرناٹک اور شمالی اندرونی کرناٹک میں کل تک شدید بارش ہو سکتی ہے۔ IPL T20 کرکٹ میں کل لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ پرب سمرن سنگھ نے شاندار 69 رن بنائے۔ آج بنگلورو کے M چناسوامی اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاپ نے چلی کے صدر گیبریل بورک کے بھارت دورے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ چلی کے صدر نے وزیر اعظم نے مودی سے 2 طرفہ ملاقات کی۔ اس دوران کئی اہم مفاد ناموں پر دستخط کیے گئے۔ روزنامہ انقلاب نے آج لوک سبھا میں پیش کیے جانے والے وقف ترمیم بل 2024 سے متعلق خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق کانگریس اور BJP دونوں نے اپنے اپنے ارکان پارلیمنٹ کے لیے وپ جاری کیا ہے اور ان سے آج پارلیمنٹ میں حاضر رہنے کو کہا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے دلی اسمبلی میں کل فضائی آلودگی سے متعلق CAG رپورٹ پیش کیے جانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اس دوران اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ وہیں روزنامہ ملاپ نے مدھیہ پردیش میں مذہبی اہمیت کے حامل 19 قصبوں اور گرام پنچایتوں میں شراب پر مکمل پابندی کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وقف ترمیمی بل 2024 آج لوک سبھا میں غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ EPFO نے مزید 15 بینکوں کو اپنی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس طرح ادائیگی کے نظام کو توسیع حاصل ہوئی ہے۔ بھارت نے پچھلے مالی سال کے دوران قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 25 گیگا واٹ کا ریکارڈ اضافہ کیا ہے۔ میانمار میں زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت نے آپریشن برہما کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 625 میٹرک ٹن امداد پہنچائی ہے۔ اور IPL T20 کرکٹ میں کل شام پنجاب کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 8 وکٹ سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔